नमस्ते गाइस, मैं हूं डॉक्टर सानिया और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है डिमेंशिया के बारे में। हम लोग बात करेंगे जो डिमेंशिया है उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और किस तरह से उसका प्रिवेंटिव या उस तरह से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इन और भी सारे कई सारे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो डिमेंशिया बेसिकली क्या है? बेसिकली कहा जाता है कि डिमेंशिया जब लोग बहुत ज्यादा भूलते हैं, उस बीमारी को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो डिमेंशिया कहते हैं। बट डिमेंशिया बेसिकली एक एबनॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे थिंकिंग प्रोसेस में, मेमोरी में और रीजनिंग प्रोसेस में। थिंकिंग, मेमोरी और रीजनिंग, जब इन तीनों में माल फंक्शन होता है तो उस टाइम पे हम डिमेंशिया को कंसीडर करते हैं। और जो ये है हमारी डेली जो बॉडी का फंक्शनिंग हो रही है, डेली रूटीन हो रही है, उसमें इंटरफेरेंस करती है ये चीज। डेली लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम डिमेंशिया कहते हैं। जो डिमेंशिया होता है वो क्रॉनिक होता है, ग्रेजुअल होता है, यानी कि ये बहुत ही एकदम से आने वाली बीमारी नहीं है, बहुत लंबे समय से अफेक्ट कर रही होती है हमारी ब्रेन की सेल्फ को, फंक्शंस को, न्यूरो यानी कि जो केमिकल्स हमारे दिमाग में होते हैं उनको। और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ही जो है डेवलप होती है इंसान के शरीर में, दिमाग में। इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इस क्रॉनिक बीमारी यानी कि डिमेंशिया के रीजंस बहुत सारे हैं। काफी रीजंस है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें अब अल्जाइमर्स बहुत ही बेसिक है। पार्किंसनिज्म इज वेरी कॉमन इन इंडिया, इट इज सीन अलॉट, बहुत ज्यादा देखा जाता है ये दोनों। इन्फेक्शन जैसे कि HIV इन्फेक्शन भी हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। अगला है इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जो कि बचपन से बाय कंजेनाइटल, बाय बर्थ बॉडी में उस टाइम पर हो जाते हैं। अगला है वेस्कुलर डिजीजेस। जो वेस्कुलर कॉजेज होते हैं, इसका मतलब है कि जो ब्लड फ्लो होता है जो हमारे ब्रेन की तरफ जा रहा है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें किसी न किसी में कोई ब्लॉकेज आ गया है और ब्लड जो है वो प्रॉपरली हमारे उस दिमाग के, ब्रेन के उस पार्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस कंडीशन में भी हमें डिमेंशिया की कंडीशन ग्रेजुअली जो है डेवलप देखी जाती है। उम्र का बढ़ना, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, आप लोगों को भूलने की बीमारी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है, नर्व का डैमेज होता जाता है, तो उस हिसाब से भी इस डिजीज को कंसीडर किया जाता है। अगला है कि जेनेटिक्स, कोई भी जेनेटिकल यानी कि जो भी आपकी फैमिली में कोई भी अगर चलती आ रही है बीमारी। अगला है हेड और ब्रेन की भी कोई इंजरी हो जाए, किसी इंजरी की वजह से कोई मतलब कि चोट लग जाती है जिसकी वजह से जो नर्व है वो डैमेज अगर हो जाती है, तो इन केस में भी डिमेंशिया हो सकता है। अगला है ब्रेन ट्यूमर्स, अगर कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाता है वो बढ़ता जाता है जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स और नर्व्स होती है ब्रेन की वो कंप्रेस होने लग जाती है, और उनको कंप्रेस होने की वजह से भी डिमेंशिया होता है। अगला है किडनी, लिवर और लंग डिजीजेस। इन जब ये चीजें अफेक्ट हो जाती है, मान लो किडनी है वो ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही, तो इससे हमारी जो ब्लड है उसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और ये जो टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं जब ब्रेन में जाते हैं ब्लड के थ्रू, तो वो भी उसको डैमेज करते हैं, नर्व्स को। अगला है अगर लंग्स भी CO2 को ढंग से नहीं निकाल पा रहे, हमारी बॉडी में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड टाइप चीजें इकट्ठा हो रही है, और वो जो टॉक्सिन्स है जो सिगरेट स्मोकिंग से भी आते हैं, जब वो ब्रेन तक पहुंचते हैं तो वो भी डिमेंशिया करते हैं, यानी कि हमारे जो नर्व्स है उनको डैमेज करते हैं। लिवर हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, काफी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, बट अगर वो भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है और जब वो उन टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर सकता तो वो भी ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो ये भी रीजन हो सकते हैं जो ग्रेजुअली डिमेंशिया को इंड्यूस करते हैं। अगला है पॉइजनिंग, अगर मानिए किसी चीज की पॉइजनिंग हो जाती है, तब उस केस में भी वो पॉइजन जो है वो दिमाग तक पहुंचते हैं और उसे डैमेज करते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है हाइपोक्सिया और डिहाइड्रेशन। हाइपोक्सिया में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे जो ब्रेन है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और अगला जो रीजन है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं ना, यहाँ की जो वर्क करते हैं इन जगहों पे, वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, जो माइंस वगैरह में, तो वो लोग भी बहुत प्रोन टू होते हैं डिमेंशिया को। अगला है डिहाइड्रेशन, मान लीजिए बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो हमारा ब्लड की सप्लाई भी कम हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड इंसान हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक जिसको बोलते हैं, और उसकी वजह से उसके ब्रेन तक वो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है अल्कोहलिज्म, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है बहुत ही कम एज से, तो उसी उसमें भी वो धीरे धीरे अल्कोहल जो है उसकी नर्व सेल्स को, ब्रेन सेल्स को डैमेज करता हुआ दिखेगा, और वो भी डिमेंशिया हो सकता है। अगला कॉज है डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स जो बहुत लंबे समय से डिप्रेशन में और बाहर नहीं हो पाए हैं, उनकी भी नर्व्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट होकर देती है।
नेक्स्ट जो कॉज है वो है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, जो ग्लूकोज का लेवल है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि जो नर्व एंडिंग्स होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। और कई केसेस में तो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो एक स्पेसिफिक डिजीज है वो इसी वजह से ही होती है, क्योंकि नर्व सेल्स को डैमेज कर देता है। अगला जो कॉज है वो आर्थेरोस्क्लेरोसिस और कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना भी है। ये भी एक बहुत ही मेजर कॉज में पाया जाता है और बहुत लोगों में कॉमन हो चुका है। तो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी जाकर बाद में आपके ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करेंगे, जिससे कि जो नर्व सेल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। सो गाइज अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसमें वो बात करेंगे सिम्टम्स की, कि कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं जो कि डिमेंशिया के पेशेंट्स में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जिसमें आता है मेमोरी लॉस, लॉस कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि भूलने की बीमारी, जो बहुत ही कॉमन इसको माना जाता है। आप बोलते बोलते भूल जाएंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं या किस वर्ड को आप क्या कहना चाहते हैं, वो होता है लॉस कम्युनिकेशन स्किल। लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है कि आप अपनी लैंग्वेज को भी समझने में और बोलने में दिक्कत आपको फील होती है, जो ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको वो चीज आपका कमांड है, लेकिन फिर भी आप उसमें बहुत ही स्लो होते जा रहे हैं। अगला है इनएबिलिटी टू लर्न, नई चीजें याद करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपकी नर्व सेल्स इतनी डैमेज, न्यूरोट्रांसमीटर इतने डैमेज है कि आप नई चीज को याद नहीं रख पा रहे। उसके बाद डिफिकल्टी विद प्लानिंग, कोई भी चीज प्लानिंग करने में आपको कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट हो रहा है। अगला आता है इसमें इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट आप किसी चीज को देखकर उसे जज नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी दूर है, क्या उसकी लेंथ हो सकती है, या फिर आपका जो जजमेंट है वो इम्प्रिंट हो जाता है। इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। चेंज पर्सनैलिटी एंड मूड, इन डिमेंशिया जैसी कंडीशन में जब आप बार बार भूल रहे हैं, सेल्फ डाउट हो रहा है, कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा पेशेंट में देखने को मिलती है। अगला है डिसओरिएंटेशन, यानी कि बोलते समय बार बार भूल जाना। अगला है सीवियर कंफ्यूजन होता है पेशेंट को, और नेग्लेक्ट करता है पर्सनल केयर, यानी कि वो भूलते भूलते उसका ऐसा हाल हो जाता है कि वो एक पर्सनल केयर, पर्सनल चीजों को भी इग्नोर करने लग जाता है। काफी डिल्यूशनल और इल्यूजन हो जाएगा, पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस होंगे, जो चीज असली में नहीं है से वो भी दिखेगी, वो डिल्यूजन में रहने वाले, इल्यूजन में। ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होती है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। डिमेंशिया के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होते हैं, इसमें फर्स्ट तो आता है कि फैमिली एग्जामिनेशन करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में कभी किसी को अल्जाइमर, पार्किंसन या फिर डिप्रेशन या फिर डिमेंशिया जैसी कंडीशन रही है किसी को क्या। उसके अगला आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि पेशेंट अभी कैसा है, और उसको चलने में या मतलब उस बैठने में, कोई चीज याद करने में, वो अपना मतलब पर्सनली वो क्या फील कर रहा है उस चीज को पता करते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें रिफ्लेक्सेस चेक होते हैं, बहुत तरीके के रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि चेक किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा। अगला आता है कि सिटी स्कैन और एमआरआई, सिटी स्कैन और एमआरआई करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई ट्यूमर तो नहीं है जिसकी वजह से, कोई क्लॉटिंग तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई नर्व डैमेज हो रही है। अगला आता है केएफटी और एलएफटी, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसको हम रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि आरएफटी और एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर और किडनी में कोई डैमेज तो नहीं है, उनका लेवल क्या है, उनकी नॉर्मल जो सिक्रीशंस होते हैं उनकी वैल्यू क्या है, इससे पता लग के भी हमें पता लग जाता है कि हमारी किडनीज और लिवर जो है वो डैमेज तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारे नर्व सेल्स में कोई डैमेज पहुंच रहा हो। अगला है सीएसएफ कल्चर, ये इन्फेक्शन तो नहीं है कोई ब्रेन में, ये पता लगाने के लिए करवाया जाता है। अगला है ईईजी, यानी कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ये जो है ईईजी एक तरह से ब्रेन के सिग्नल्स को और इलेक्ट्रिकल जो वहाँ की इंटेंसिटीज होती है उसको पता लगाया जाता है, और ये काफी एडवांस टेस्ट होता है जो कि ये चीजें डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करवाई जाती है। अब जो हमारे इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में जाता है, तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, तो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में जो सिम्टम्स आ रहे हैं प्रीडोमिनेंटली उसको मैनेज करने की देखी जाती है कि कैसे इन जो सिम्टम्स है उनको हम मैनेज करें। तो इसमें जो फर्स्ट आता है कि ऐसे डिजीजेस में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जब एसिटाइल कोलिन की कमी पड़ जाती है तो ऐसी ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे कि हम इसको मैनेज कर सके। अगला है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती है। नेक्स्ट है कि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स होती है उसमें की जैसे कि एजिटेशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा घबराना, शिजोफेनिया, इस चीजों के जो मेडिकेशन है पेशेंट्स को दिया जाता है। अगला होता है बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है कि उसका बिहेवियर को कामनेस कैसे रखे और उसको किस तरह से वो मैनेज करे कि वो इन इरिटेशन से बच पाए, और जो भूलने की बीमारी की वजह से जिसका लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस और चिड़चिड़ापन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगला आता है कि मेंटेन हाइजीन मेंटेन किया जाता है, फूड वाला हाइजीन भी और उनका पर्सनल हाइजीन भी, डाइट
मैनेज की जाती है ऐसे पेशेंट की। अगला एंटी डिप्रेसेंट, अगर पेशेंट डिप्रेशन में है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स दी जाती है, उसको मूड स्टेबलाइजर दिया जाता है जैसे कि लिथियम। इस टाइप की मेडिसिन उनको एडमिनिस्ट्रेट की जाती है पेशेंट्स को। और एंटी सिम्टोमेटिक, जो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है वही इसका बेस है, उसी के बेस पर ही हम ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। और ये जो डिमेंशिया है इसको बढ़ने से रोक भी सकते हैं। अगर आपकी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ, अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चल गया तो उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपने इस डिमेंशिया को बढ़ने से रोक सकते हैं। एक बहुत ही हाई लेवल पे जाने से पहले ही आप इसको रोक सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में डिमेंशिया के बारे में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।